आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस है और आरोप झूठे हैं, तो ये झूठे आरोप लगाकर जो आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस किया गया है, इस मेंटेनेंस के केस में ना आपको जेल जाना पड़ेगा, ना आपके घर की कुर्की होगी, और ना ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और ना ही ट्रायल कोर्ट से देना पड़ेगा, ना ही सेशन कोर्ट से देना पड़ेगा, ना ही फैमिली कोर्ट से देना पड़ेगा, ना हाई कोर्ट से देना पड़ेगा, ना सुप्रीम कोर्ट से देना पड़ेगा। किसी भी कोर्ट से आपको मेंटेनेंस के नाम पर एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। बस कंडीशन एक ही है कि आपके ऊपर जो मेंटेनेंस का केस है, ये केस झूठा होना चाहिए। और अब आपको कौन सी ट्रिक अपनानी है जिसकी वजह से अब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मांगा गया हो, चाहे BNSS 144 के अंतर्गत मेंटेनेंस मांगा गया हो, चाहे CRPC 125 के अंतर्गत मांगा गया हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत मांगा गया हो। किसी भी सेक्शन में आपसे अगर मेंटेनेंस की आपकी पत्नी ने डिमांड की, वो भी झूठा केस फाइल करके, तो ऐसा हो सकता है कि इस ट्रिक को अपनाने के बाद अब आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो कोई भी कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। बस इस ट्रिक को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस्तेमाल आपको अपने केस में इस ट्रिक को करना पड़ेगा, तभी जाके आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। जय जिनेन्द्र होम केस चैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको इस झूठे केस से बिल्कुल घबराना नहीं है, भागना नहीं है। जैसे ही आपके विरुद्ध झूठा केस आया है, तत्काल आपको इस केस में उपस्थित होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इस केस में उपस्थित होते हैं तो आपको इसके दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि आपको केस में क्या लिखा हुआ है, किस आधार पर आपसे डिमांड की जा रही है, ये आपको सारी बात पता लग जाएगी। दूसरी बात है कि कोर्ट के समक्ष आप अपना पक्ष रख पाएंगे। तीसरी बात यह भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा कि आप मेंटेनेंस लगने से न्यायालय को सीधे रोक पाएंगे, क्योंकि ये आपके हाथ में होता है कि अगर आप रोक पाते हैं तो रोक लीजिए, नहीं रोक पाएंगे तो मेंटेनेंस कोर्ट तय कर देगी। यानी पति और न्यायालय के बीच यहां पर एक कानूनी जंग छिड़ जाती है। तो पति को इस जंग को आगे कैसे बढ़ाना है, सबसे पहले आपको न्यायालय उपस्थित होना है। उपस्थित होकर आपको अगर एप्लीकेशन की कॉपी नहीं मिली तो एप्लीकेशन की कॉपी लीजिए, उसको पढ़िए ध्यानपूर्वक, और अगली तारीख पर जैसी पहुंचते हैं विस्तार पूर्वक अपना जवाब लेके जाएं। जो कंटेंट उसमें आए हैं, जितने पैराग्राफ हैं, उनके जवाब तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा अतिरिक्त स्टोरी भी आपको सारी की सारी, शादी से लेकर आज तक आपके साथ किस तरीके का क्या क्या बर्ताव हुआ है, और ये मामला किस तरह से झूठा है, और क्यों आपके ऊपर केस किया गया, ये सारा विवरण उसमें आप लिख दीजिए जवाब में। अब इसके बाद में आपको एक काम और यहां पर करना पड़ता है कि जितनी जल्दी हो सके आपको इस केस को गवाही पे लेके आना है। और गवाही पे लाने के लिए आपके पास में सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस केस को पहली या दूसरी तारीख पर जवाब दे दें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अपना जवाब प्रस्तुत करना है। आपने जवाब प्रस्तुत कर दिया, अब पत्नी की तरफ से एफिडेविट आने वाला है, और जैसे ही एफिडेविट आएगा आप उसमें चेक करिए आपके बारे में क्या क्या झूठ लिखा गया है, आपके बारे में क्या क्या गलत बताया गया है, आपकी जैसे इनकम, आपकी जैसी संपत्ति। क्योंकि आपने रिप्लाई फाइल कर दिया, और रिप्लाई फाइल होने के बाद भी अगर पत्नी गलत इंफॉर्मेशन देती है, अपनी जानकारी छुपाती है और आपके बारे में भ्रामक जानकारियां देती है, तो आप तत्काल सबूतों के साथ, जैसे आपकी इनकम, जैसे आपकी संपत्ति, जैसे पत्नी की जॉब, पत्नी की संपत्ति, ये गलत जानकारियां देती है, भ्रामक जानकारियां देती है, छुपा लेती है, बढ़ा चढ़ा के गलत जानकारियां उपलब्ध कराती है, मेंटेनेंस लेने के लिए झूठा एफिडेविट दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप तत्काल BNSS की धारा 379 के अंतर्गत एक आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। अब यहां पर जैसे ही पत्नी के विरुद्ध एक आपराधिक मामले की एप्लीकेशन आ जाएगी, उधर इंटरिम रोकने के लिए आपने इस केस में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, तो हो सकता है कि कोर्ट इंटरिम पे सुनवाई ना करे, और अगर आप देरी करेंगे तो कोर्ट इंटरिम पे आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप जल्दी से जल्दी अपना रिप्लाई फाइल कर दें, न्यायालय से निवेदन करें कि इसमें इंटरिम की अपेक्षा फाइनल पे सुनवाई हो जाए, क्योंकि हम अपनी तरफ से इस केस में जल्दी से जल्दी निर्णय चाहते हैं। तो हो सकता है कि कोर्ट ये मान ले कि ठीक है, पत्नी को तत्काल पैसे की अभी आवश्यकता नहीं है, और ये केस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पति की तरफ से सारा पक्ष आ चुका है। तो ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म डिसाइड हो जाएगा। तो पत्नी गवाही पे आएगी, और गवाही पे आएगी तो लगाए गए आरोपों के आप सबूत मांग लीजिए, क्योंकि तमाम आरोप लगाएगी तभी तो वो आपसे मेंटेनेंस की डिमांड कर पाएगी।
तो आप गवाही में सबूत मांग लीजिए। अब जैसे ही गवाही में आएगी, क्रॉस एग्जामिन में और सबूतों के आधार पर लगाए गए झूठे आरोपों को साबित नहीं कर पाएगी, तो अब इससे आपको और भी बड़े बड़े फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि यहां पर हो सकता है कि कोर्ट मेंटेनेंस बिल्कुल भी ना दे, अगर मामला झूठा है तो बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि यह साबित होता है कि पत्नी लगाए गए किसी भी आरोप के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाई, एक भी सबूत नहीं दे पाई, तो पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी कारण के अलग रह रही है और कोर्ट में अगर झूठा एफिडेविट दे तो कोर्ट को गुमराह करके अधिक भरण पोषण लेने का प्रयास कर रही है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि कोर्ट एक भी पैसा पत्नी को भरण पोषण के नाम पे ना दे, और अगर कोर्ट तय भी करती है तो ये भी हो सकता है कोर्ट एक मिनिमम मेंटेनेंस तय करे। तो जो मामला आपके विरुद्ध झूठा हो, कोशिश करें कि उस मामले में जल्दी से जल्दी आप पक्ष रखें, खासतौर से मेंटेनेंस के मामले में। मेंटेनेंस के केस को कभी भी डिले करना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से मेंटेनेंस के केस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि एक जजमेंट देखने को मिला जहां पर कोर्ट ये कह रही है कि पति ने अनावश्यक रूप से देरी की, यानी कि फिर उसने अपील में चला गया, स्टे करा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई भी एप्लीकेशन लगा दी, तो कोर्ट ने कहा अनावश्यक रूप से देरी की। इस कारण से इस मामले में आवेदन दिनांक से भरण पोषण देना होगा। यानी कुल मिला के इस केस में जो मेंटेनेंस लगना था वो आदेश दिनांक से लगना था, लेकिन अब आवेदन दिनांक से, यानी कि 4-5 साल की जो देरी हुई, वो 4-5 साल का पूरा भरण पोषण एक साथ देना पड़ रहा हो सकता कि 1 साल में केस डिसाइड हो जाता तो पति के 1 साल का भरण पोषण बच जाता, 2 साल में डिसाइड होता है 2 साल का बच जाता, लेकिन यहाँ पर पति को पूरा 5 साल का देना पड़ा। तो आप कई तरीके से बच सकते हैं, या फिर मिनिमम भरण पोषण आपके केस में तय होगा, ऐसा भी हो सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस आवेदन दिनांक से मिलना चाहिए, और अगर किसी प्रकार की केस में देरी नहीं है तो फटाफट इसको डिसाइड होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप फटाफट डिसाइड करवा के और ऐसे केस को इंटरिम रोककर फाइनल पे आदेश करवा लें, तो इसके जजमेंट से आपको मेंटेनेंस में बेनिफिट मिलेगा, डिवोर्स में बेनिफिट मिलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस में बेनिफिट मिलेगा, इधर दहेज उत्पीड़न के मामले में बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप सभी तरफ से बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की, और साथ में बात करेंगे भारत के बदलते हुए तलाक के कानून की। आखिर कितना बदल गया डिवोर्स का कानून, और अभी क्या कहता है, और किस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स मिलता है। क्या बिना सबूत भी वन साइडेड डिवोर्स ले सकते हो, और अगर बिना सबूत भी अगर आप वन साइडेड डाइवोर्स ले सकते हैं तो इसके लिए आपको कोर्ट में किस तरह से किन परिस्थितियों को रखना होगा जिनके आधार पर आपको एक तरफा डिवोर्स मिल सकता है।